जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। और आप सभी हमारे क्लास का जो सीडीपी का क्लास चल रहा है उसको आप देख रहे होंगे, है ना। इससे पहले हम लोग का जो सीडीपी का 4 लेक्चर हो चुका है जो यूट्यूब में डला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। आज हम लोग सीडीपी में लेक्चर नंबर 5 लेकर आ रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपका सीजी टेट, सी टेट और अन्य जो शिक्षक भर्ती हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए क्लास को देरी ना करते हुए हम लोग टॉपिक की ओर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे शिक्षा व मनोविज्ञान में मुख्य अंतर। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे शिक्षा के बारे में और मनोविज्ञान के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा व मनोविज्ञान में मुख्य अंतर। इन दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो जो शिक्षा होता है, इस शिक्षा का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है। ठीक है, शिक्षा का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, व्यापक होता है। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। ठीक है, शिक्षा का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। जो शिक्षा है वो संश्लेषणात्मक विधि है, जबकि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या है, विश्लेषणात्मक विधि है। ठीक है, जो शिक्षा होता है वो क्या होता है, संश्लेषणात्मक होता है, जबकि जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है वो क्या होता है, विश्लेषणात्मक होता है। ठीक है, शिक्षा साध्य होती है तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, साधन होता है। शिक्षा अगर साध्य है तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, साधन। साध्य मतलब होता है लक्ष्य। ठीक है, साध्य मतलब होता है लक्ष्य। अपने को अगर शिक्षा प्राप्त करना है ना, तो उसके लिए कुछ ना कुछ साधन होने चाहिए। तो साधन मतलब टूल का काम कौन करता है, शिक्षा मनोविज्ञान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का अगर आपको जानकारी है तो आसानी से आप शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, आप अपने लक्ष्य मतलब शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। चौथा पॉइंट होता है शिक्षा एक क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, जबकि जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है यह मानसिक, भावात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, शिक्षा एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया होती है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, मानसिक, भावात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से शिक्षा और शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान में क्या है, मुख्य अंतर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य मतलब शिक्षा मनोविज्ञान को हम क्यों पढ़ते हैं, इनका जानकारी होना क्यों जरूरी है, इसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो गैरिसन के अनुसार, ठीक है, गैरिसन बोलते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यवहार का ज्ञान, भविष्यवाणी व नियंत्रण करना है। ठीक है, एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है गैरिसन। तो गैरिसन जी बोलते हैं, गैरिसन का मानना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो उद्देश्य होता है, शिक्षा मनोविज्ञान का जो उद्देश्य होता है वो व्यवहार का ज्ञान, भविष्यवाणी व नियंत्रण करना है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का जो उद्देश्य होता है, शिक्षा मनोविज्ञान का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, व्यवहार का अध्ययन होता है। क्या होता है, व्यवहार का अध्ययन, भविष्यवाणी और नियंत्रण करना होता है। ठीक है, और क्या क्या उद्देश्य है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसकी जो पहली पॉइंट है वह है बालकों की योग्यता, शक्ति, क्षमता को जानने में सहायता करता है। अगर आपको शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में नॉलेज है ना, तो उससे आप आसानी से बालक की योग्यता का पता लगा सकते हैं, बालक की शक्ति का पता लगा सकते हैं और बालक की क्षमता का पता लगा सकते हैं, है ना, कि जो बालक है वो किस प्रकार से योग्य है, क्या पढ़ पाने में, क्या नहीं पढ़ पाने में वो सक्षम है, या उसमें क्या क्या जो क्षमताएं हैं उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान से। दूसरी बात है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करना, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करना। ठीक है, मतलब शिक्षा का उद्देश्य क्या क्या होता है, कैसा होता है ना, इसकी प्राप्ति करना भी क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। तीसरा पॉइंट है अपना, तो बालकों को व्यावसायिक परामर्श व निर्देश देना। जो भी बालक होते हैं मतलब जो शिक्षार्थी होते हैं ना, उस शिक्षार्थी को
व्यावसायिक परामर्श देना व निर्देशन देना। ठीक है, मतलब वो अपना आगे जीवन में क्या कर सकते हैं, किस व्यवसाय को वो पकड़ सकते हैं जिससे वो आगे बढ़ें, है ना। तो वो कहलाता है व्यावसायिक परामर्श और निर्देशन देना। तो ये आप तभी दे पाओगे जब आपको शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान रहेगा। ठीक है, तो ये भी शिक्षा मनोविज्ञान का एक उद्देश्य है। चौथा पॉइंट है अपना, तो शिक्षक को छात्रों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए आवश्यक तथ्य सिद्धांत प्रदान करना। देखो भाई, जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि ये शिक्षकों को छात्रों के व्यवहार को जानने में सहायता करता है ना, कि छात्र का व्यवहार कैसे है, किस प्रकार से वो रिएक्ट करेगा। उनके व्यवहार को अध्ययन करने के लिए आवश्यक तथ्य और सिद्धांत को क्या करता है, प्रदान करता है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, पांचवा पॉइंट है इसका, शिक्षण विधियों प्रविधियों में सुधार करना। जैसे कि कोई भी जो शिक्षक है ना, टीचर है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है ना, तो बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाएं कि उनका पूरा दिमाग में वो जाए या उनको मजा आए पढ़ने में, है ना। तो ये सब आप तभी कर पाओगे जब शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में आपको जानकारी रहेगा, है ना। तो शिक्षा मनोविज्ञान का एक उद्देश्य ये है कि ये क्या करता है, शिक्षण विधियों और प्रविधियों में सुधार करने के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। किस प्रकार से हम, अगर कोई स्टूडेंट है, कोई बालक है, उनको हम पढ़ा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी जो तथ्य है या चीज़ें हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने विधि को किस प्रकार से क्या है, परिवर्तन करोगे जिससे उनको समझ में आएगा। तो वो परिवर्तन या विधि को जो परिवर्तन करना या सुधार करना, वो भी क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान का एक उद्देश्य होता है। छठवां पॉइंट होता है इसका, मूल्यांकन को उचित विधियों द्वारा प्रस्तुत करना। जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन मतलब होता है टेस्ट, तो जो टेस्ट है, जो मूल्यांकन है, उसको उचित विधियों द्वारा प्रस्तुत करने के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। सातवां पॉइंट है इसका, बालकों के प्रति निष्पक्ष व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने का दृष्टिकोण विकसित करना। ठीक है, जनरली जो टीचर्स होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट नहीं है, ऐसा वाला रहता है ना। तो जो टीचर होते हैं उनको क्या करना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, हर बच्चों को समान समझना चाहिए। तो ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, उनको तभी पता चल पाएगा जब उनको शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जानकारी रहेगा। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान से ही जो टीचर होता है वो बालकों के प्रति किस प्रकार से निष्पक्ष रहा जा सकता है, किस प्रकार उनको सहानुभूतिपूर्वक पढ़ाया जा सकता है ना। और ये जो दृष्टिकोण है वो टीचर में या शिक्षक में तभी विकसित होगा जब उनको शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जानकारी रहेगा। आठवां पॉइंट है इसका, उचित पाठ्यक्रम का निर्माण करना। उचित पाठ्यक्रम का निर्माण करना, तो ये भी किसका उद्देश्य है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है, उचित पाठ्यक्रम का निर्माण करना। नौवां इसका पॉइंट है, माता पिता व अभिभावकों का मार्गदर्शन करना। ठीक है, आप अगर आपको शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जानकारी है, उनका ज्ञान है, तो आप उनके बच्चों के बारे में आप उनके माता पिता को बता सकते हैं, है ना। उनके अभिभावकों को क्या कर सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं कि किस प्रकार से आपका जो बच्चा है ना, वो पढ़ाई कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है ना। तो उनको उनके माता पिता और अभिभावकों को आप क्या कर सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के जरिए से। ठीक है, 10वां पॉइंट होता है इसका, तो समूह व गति को समझने में सहायता करना। समूह व गति को समझने में क्या करता है, ये सहायता करता है। ठीक है, समूह व गति को, मतलब कोई भी जो छात्र है या छात्राएं हैं, है ना, वो समूह में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे वो पढ़ रहे हैं, उनकी जो जो बौद्धिक विकास है ना, वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, उसको समझने में सहायता करता है शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, 11वां जो पॉइंट है वो है, शिक्षा के सिद्धांतों की खोज व तथ्यों का संग्रहण करना। ये भी किसका उद्देश्य है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। इसके अलावा 12वां है, प्रगतिशील शिक्षण पद्धतियों, विद्यालय संगठन व प्रशासन के स्वरूप को निश्चित करने के लिए ये सहायता करता है। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षण पद्धतियों, विद्यालय संगठन व प्रशासन के स्वरूप को निश्चित करने के लिए क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है,
तो ये एक महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर बताया गया है भाई कि प्रगतिशील शिक्षण पद्धति किस प्रकार से जो छात्र है ना, जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाए कि उनमें क्या हो, अ, उनमें अच्छे से विकास हो, उनमें ज्ञान का विकास हो, उनमें मानसिक विकास हो। तो वो प्रगतिशील शिक्षण पद्धतियों के अंतर्गत आएगा, है ना। विद्यालय संगठन और प्रशासन के स्वरूप को अच्छा करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है। और 13वां है अधिगम प्रक्रिया को ये क्या करता है, सरल व स्पष्ट बनाता है। ठीक है, जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है वो अधिगम प्रक्रिया को क्या करता है, सरल बनाता है और स्पष्ट बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा जो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है, शिक्षा मनोविज्ञान का जो उद्देश्य है वो खत्म होता है। आगे अगला टॉपिक है हमारा शिक्षक हेतु शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। कोई भी जो शिक्षक है उसके लिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो किस प्रकार से उपयोगी है, इसके बारे में जानते हैं। तो पहला चीज तो अनुशासन स्थापित करने में सहायक होता है। क्या होता है ये, अनुशासन स्थापित करने में क्या होता है, सहायक होता है। कौन, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक का इस प्रकार से हेल्प करता है कि वो अनुशासन को स्थापित करने में क्या करता है, सहायक होता है क्लास में। ठीक है, दूसरा चरित्र निर्माण में ये क्या होता है, सहायक होता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, चरित्र निर्माण में भी क्या होता है, सहायक होता है। तीसरा चीज, बालकों के चरित्र निर्माण में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, बालकों के चरित्र निर्माण में भी ये क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन, शिक्षा मनोविज्ञान। चौथा पॉइंट, बालक के व्यवहार व स्वभाव को समझने में ये मदद करता है। ठीक है, जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है वो शिक्षक को बालक के व्यवहार के बारे में जानने के लिए, उनके स्वभाव के बारे में जानने के लिए क्या करता है, सहायता करता है। पांचवा पॉइंट है स्पष्ट व उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण करने में भी ये क्या करता है, सहायक होता है। ठीक है, स्पष्ट व उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण करने में ये सहायक होता है। छठवां पॉइंट होता है छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने में ये क्या करता है, सहायता करता है। कौन, शिक्षा मनोविज्ञान। सातवां, बाल विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त कराता है। ठीक है, बाल विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का ज्ञान टीचर को तभी होगा जब उनको शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में ज्ञान रहेगा। ठीक है, तो कौन सा जो बच्चे हैं, है ना, छोटे बच्चे को किस प्रकार से उसमें उनके प्रति कैसे रिएक्ट अपने करना है, थोड़ा बड़े बच्चे हैं उनको कैसे रिएक्ट करना है, थोड़ा बदमाश बच्चे उनको कैसे रिएक्ट करना है ना, अच्छे बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं, उनके साथ कैसे रिएक्ट करना है। तो ये सब चीज़ का जो होता है ज्ञान वो किससे प्राप्त होता है, शिक्षा मनोविज्ञान से प्राप्त होता है। ठीक है ना। आठवां पॉइंट है शिक्षण विधि प्रविधि का चयन करने में भी ये क्या करता है, सहायक होता है। शिक्षण विधि प्रविधि का चयन करने में भी ये क्या करता है, सहायक होता है। नौवां पॉइंट है कक्ष की परिस्थितियों का ज्ञान कराता है। कक्ष की परिस्थितियों का ज्ञान कराता है। कौन, शिक्षा मनोविज्ञान। तो इस प्रकार से जो शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान है वो उपयोगी होता है। कुछ पॉइंट और है, देखिए 10वां पॉइंट। 10वां पॉइंट क्या है, तो छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान कराता है। छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान कराता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि हर एक क्लास में बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं, है ना, तो हर एक का अपना क्या रहता है, खुद का ज्ञान रहता है ना। किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी का लिखावट अच्छा रहता है ना, किसी को खेलकूद में रुचि रहती है, तो किसी को और किसी चीज़ में रुचि रहती है। तो हर एक की में क्या होती है, विभिन्नताएं रहती है। तो उस विभिन्नताओं का, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान कौन कराता है, शिक्षा मनोविज्ञान कराता है शिक्षक को। ठीक है, फिर 11वां पॉइंट, तो समय सारणी का निर्माण करने में भी ये क्या करता है, सहायक होता है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान होता है वो समय सारणी का निर्माण करने में क्या होता है, सहायक होता है। जैसे कि मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, क्लास 8 तक का है ना, तो उनका जो समय सारणी रहता है ना, उसमें एक जो पीरियड रहता है वो 30 मिनट के आसपास रहता है। अगर उसी को आप 1 घंटा कर दोगे तो बच्चे पढ़ पाएंगे क्या, नहीं। वो तो भाई 30 मिनट उनकी क्या रहती है, क्षमता रहती है। 30 मिनट के बाद जैसे ही आगे बढ़ेगा तो फिर वो बदमाशी करना, इधर उधर देखना ताकना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो वही है, ये समय सारणी निर्माण
में भी क्या करता है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो हेल्प करता है, सहायक होता है। 12वां पॉइंट होता है शिक्षक शिक्षार्थी के संबंध सुधारने में भी ये क्या है, सहायक होता है। ठीक है, शिक्षक शिक्षार्थी के संबंध को सुधारने में भी ये क्या करता है, मदद करता है। 13वां पॉइंट है विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान कराता है। ठीक है, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को का ज्ञान कराता है कौन, शिक्षा मनोविज्ञान। 14 नंबर का पॉइंट है पाठ्यक्रम निर्माण में ये क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, पाठ्यक्रम निर्माण में ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, एक शिक्षक के लिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो किस प्रकार से उपयोगी होता है, इसके बारे में बताया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो गैरिसन और अन्य वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार मनोविज्ञान क्या है, तो जो मनोविज्ञान होता है वो त्रुटियों से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, गैरिसन का मानना है, ठीक है गैरिसन का मानना है कि जो मनोविज्ञान है वो त्रुटियों से हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। मनोविज्ञान त्रुटियों से हमारी रक्षा करता है, ऐसा मानना किनका है, गैरिसन का। ठीक है, फिर मारिया मोटेसरी, ठीक है, मारिया मोटेसरी के अनुसार तो शिक्षक को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जितना अधिक ज्ञान होता है वह उतना ही जानता है कि कैसे अध्ययन कराया जाए। सही बात है, कोई भी टीचर है उनको अगर प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान रहेगा, ठीक है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का अगर ज्ञान रहता है तो वह उतना ही अधिक मनोविज्ञान का जितना ज्ञान होता है वह उतना ही जानता है कि कैसे अध्यापन कराया जाए, है ना। तो जैसे जैसे कि जो बच्चे लोग होते हैं उनको किस प्रकार से अध्ययन कराया जाए वो डिपेंड करेगा कि उनके पास प्रयोगात्मक मनोविज्ञान कितना है, अकॉर्डिंग टू मारिया मोटेसरी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पाठ्य पुस्तक विलियम जेम्स द्वारा रचित टॉक टू टीचर्स, ठीक है, टॉक टू टीचर्स है। शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रथम पाठ्य पुस्तक है, शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रथम पाठ्य पुस्तक है उसको किसने लिखा है, तो विलियम जेम्स ने लिखा है। किसने लिखा है, विलियम जेम्स। ये वही विलियम जेम्स है जिनको अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने एक बुक लिखा था टॉक टू टीचर्स, तो इसमें उन्होंने पाठ्य पुस्तक के बारे में जिक्र किया है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पाठ्य पुस्तक कौन सा है, विलियम जेम्स द्वारा लिखा गया एक बुक है जिसका नाम है टॉक टू टीचर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख विधियां। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख विधियां देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो विधि है या पद्धति है वो क्या होता है। विधि या पद्धति किसे कहते हैं, मेथड क्या होता है। ठीक है, तो सामान्यतः किसी कार्य को करने का ढंग या तरीका ही क्या कहलाता है, पद्धति या विधि कहलाता है। ठीक है, क्या बोला गया कि सामान्यतः किसी कार्य को करने का जो तरीका होता है, किसी कार्य को करने का जो ढंग होता है, उसी ढंग को या तरीका को क्या कहा जाता है, विधि या फिर पद्धति कहा जाता है। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की विधियों का प्रयोग करता है। ठीक है, जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है वो किसका उपयोग करता है, तो विज्ञान की विधि, विज्ञान के मेथड का क्या करता है, उपयोग करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। विज्ञान विधियों की प्रमुख विशेषता क्या है, तो वस्तुनिष्ठता है, निष्पक्षता है, यथार्थता है, विश्वसनीयता है और विशुद्धता है। ठीक है, विज्ञान विधियों की प्रमुख विशेषता के अंतर्गत क्या है, विज्ञान विधियों के अंतर्गत प्रमुख विशेषता ये है वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, यथार्थता, विश्वसनीयता तथा विशुद्धता होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों को कितने भागों में, 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों को कितने भागों में बांटा जाता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों को 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सी 2 विधि होती है, तो पहली जो विधि होती है उसको बोला जाता है आत्मनिष्ठ विधि। पहला विधि को क्या बोलते हैं, आत्मनिष्ठ विधि, और दूसरा होता है वस्तुनिष्ठ विधि।
ये विधि अब जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। विधि आता है भाई, है ना। तो शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं? पहला होता है आत्मनिष्ठ विधि और दूसरा होता है वस्तुनिष्ठ विधि। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, मनोविज्ञान की विधियां के अंतर्गत, मनोविज्ञान की विधियां के अंतर्गत देखते हैं तो मनोविज्ञान की कितनी विधि है? दो विधि है। कितनी विधि है? दो विधि है। ठीक है, पहला जो विधि है उसको बोला जाता है, पहला जो विधि है इसको बोला जाता है आत्मनिष्ठ विधि, और दूसरी जो विधि है उसको बोला जाता है वस्तुनिष्ठ विधि। ठीक है, पहला विधि क्या है? आत्मनिष्ठ विधि, और दूसरा होता है वस्तुनिष्ठ विधि होता है। आत्मनिष्ठ जो विधि होता है उसको फिर से दो भागों में बांटा गया है। इसके अंतर्गत आता है पहला आत्मनिरीक्षण विधि और दूसरा आता है गाथा वर्णन विधि। ठीक है, आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत हम लोग दो विधि पढ़ेंगे, आत्मनिरीक्षण विधि और दूसरा पढ़ेंगे गाथा वर्णन विधि। आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसको फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। और वस्तुनिष्ठ जो विधियां हैं इसको इतने भागों में बांटा गया है। तो वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत क्या क्या आएगा? तो पहला होता है साक्षात्कार विधि होता है। पहला क्या होता है? साक्षात्कार विधि। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ। ये परीक्षण विधि। दूसरा क्या होता है? परीक्षण विधि होता है। तीसरा होता है प्रश्नावली विधि। चौथा होता है विभेदात्मक विधि। पांचवा होता है जीवन इतिहास विधि। छठवां होता है निरीक्षण विधि। सातवां होता है उपचारात्मक विधि। आठवां होता है मनोविश्लेषण विधि। नौवां होता है तुलनात्मक विधि। 10वां होता है प्रयोगात्मक विधि। 11वां होता है मनोभौतिकी विधि। 12वां होता है सांख्यिकी विधि। 13वां होता है विकासात्मक विधि और 14 होता है समाज मिति विधि। ठीक है, तो इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ विधियों को इतने भागों में बांटा गया। इसमें से साक्षात्कार विधि, परीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, ठीक है, जीवन इतिहास विधि, उपचारात्मक विधि, मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक, प्रयोगात्मक और सांख्यिकी, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सबको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना। आगे हम लोग इसमें इस क्लास में इतना को ख़त्म करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख रहे हैं पहला आत्मनिष्ठ विधि को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? आत्मनिष्ठ विधि को। तो देखते हैं कि आत्मनिष्ठ विधि क्या होता है। ठीक है, तो आत्मनिष्ठ का अर्थ होता है आत्मनिर्भर। आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव का अर्थ क्या होता है? आत्मनिर्भर। क्या होता है? आत्मनिर्भर, स्वयं के ऊपर निर्भर होना ही आत्मनिर्भर या फिर क्या कहलाता है? आत्मनिष्ठ कहलाता है। तो एन झा एक मनोवैज्ञानिक है, एन झा के अनुसार आत्मनिरीक्षण अपने स्वयं के मन का निरीक्षण करने की प्रक्रिया है। देखो भाई, आत्मनिरीक्षण क्या है? आत्मनिरीक्षण अपने स्वयं के मन का निरीक्षण करने की एक विधि है। आत्मनिरीक्षण अपने स्वयं के मन का निरीक्षण करने की एक क्या होती है? प्रक्रिया होती है, एक विधि होती है। यह एक प्रकार का आत्मनिरीक्षण होता है। यह एक प्रकार का क्या होता है? आत्मनिरीक्षण होता है, जिसमें हम किसी मानसिक क्रिया के समय अपने मन में उत्पन्न होने वाली स्वयं की भावनाओं और सभी प्रकार की प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण, विश्लेषण और वर्णन करते हैं। ठीक है, इसके निम्न प्रकार हैं। देखो, एन झा क्या बोलते हैं कि आत्मनिरीक्षण अपने स्वयं के मन का निरीक्षण करने की प्रक्रिया है। आत्मनिरीक्षण मतलब हम स्वयं का निरीक्षण करते हैं। ठीक है ना। तो आत्मनिरीक्षण अपने स्वयं के मन का निरीक्षण करने की एक क्या होती है? प्रक्रिया होती है, एक विधि होती है। और यह एक प्रकार का क्या होता है? आत्मनिरीक्षण होता है, जिसमें हम किसी मानसिक क्रिया के समय अपने मन में उत्पन्न होने वाली स्वयं की भावनाओं को और सभी प्रकार की प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करते हैं, मन ही मन निरीक्षण करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और उनका वर्णन करते हैं। तो इसके निम्न प्रकार है ना। पहला जो प्रकार होता है वो होता है आत्मनिरीक्षण विधि। पहला क्या होता है? आत्मनिरीक्षण विधि। तो आत्मनिरीक्षण विधि क्या है? ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, है ना। आत्मनिरीक्षण विधि क्या है? तो पहला पॉइंट, यह मनोविज्ञान की क्या है? परंपरागत विधि है।
ठीक है। यह आत्मनिरीक्षण विधि क्या है? तो आत्मनिरीक्षण विधि मनोविज्ञान की एक क्या है? परंपरागत विधि है। दूसरी पॉइंट, इस विधि का संबंध जॉन लॉक से है भाई, जॉन लॉक से। ठीक है, आत्मनिरीक्षण विधि का संबंध किससे है? जॉन लॉक से है, जो कि ब्रिटेन से है। तीसरा पॉइंट, प्राचीन काल के मनोवैज्ञानिक अपनी मानसिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते थे। किस विधि का प्रयोग करते थे? आत्मनिरीक्षण विधि का। प्राचीन काल के जो मनोवैज्ञानिक रहे थे वो अपनी मानसिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते थे? तो आत्मनिरीक्षण विधि का प्रयोग करते थे। ठीक है, अगली पॉइंट है इसका, आत्मनिरीक्षण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो स्वयं का मूल्यांकन करना या स्वयं का मूल्यांकन स्वयं के द्वारा करना। आत्मनिरीक्षण मतलब खुद के बारे में जानना, है ना। तो स्वयं का मूल्यांकन स्वयं के द्वारा करना ही क्या कहलाता है? आत्मनिरीक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? आत्मनिरीक्षण। ठीक है, अगली पॉइंट है, आत्मनिरीक्षण विधि को अंतर्दर्शन विधि या निरीक्षण विधि भी कहा जाता है। ठीक है, आत्मनिरीक्षण विधि को क्या कहा जाता है? तो इनको अंतर्दर्शन विधि के नाम से भी जाना जाता है और अंतर्निरीक्षण विधि के नाम से भी जाना जाता है। अगली पॉइंट है, अंतर्दर्शन या अंतर्दर्शन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो अपने अंदर देखना होता है। हम लोग कोई भी चीज़ के बारे में जब हम लोग कल्पना करते हैं, सोचते हैं, है ना, तो हम लोग स्वयं उसके बारे में क्या करते हैं? निरीक्षण करते हैं, मन ही मन उनको क्या करते हैं? सोचते हैं, है ना। तो वही कंडीशन है। अंतर्दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अपने अंदर को देखना ही क्या कहलाता है? अंतर्दर्शन कहलाता है। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिनको बोला जाता है टीचनर। टीचनर, ठीक है, तो ये जो टीचनर है या टेचनर है ना, इन्होंने बताया कि अपनी आत्मा को देखना ही अंतर्दर्शन कहलाता है। देखिए भाई, ऐसा ऐसा जो कथन है, स्टेटमेंट है, वो डायरेक्ट पूछा जाता है। अगर पूछ देगा कि अपनी आत्मा को देखना ही अंतर्दर्शन है, किनके द्वारा कहा गया है? तो किनके द्वारा कहा गया है? टेचनर के द्वारा। किसके द्वारा? टेचनर या टीचनर के द्वारा कहा गया है। ठीक है, और इस विधि का प्रतिपादन किसने किया है? तो इस विधि का प्रतिपादन संरचनावाद संप्रदाय के जनक विलियम वुंट तथा उनके शिष्य टीचनर ने किया है। विलियम वुंट याद आ रहा है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला का निर्माण, मनोविज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण इन्हीं ने किया था। किसने? विलियम वुंट ने। ठीक है, तो विलियम वुंट और उनका शिष्य टीचनर को ही आत्मनिरीक्षण विधि का क्या कहा जाता है? प्रतिपादन करता या प्रतिपादक माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, अंतर्दर्शन विधि के माध्यम से व्यक्ति के चेतन मन का अध्ययन किया जाता है। चेतन मन, मैं बताया था कि मन कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार का होता है, चेतन मन, अचेतन मन और अवचेतन मन। ठीक है, तो इस आत्मनिरीक्षण विधि में या अंतर्दर्शन विधि में चेतन मन के बारे में अध्ययन किया जाता है। चेतन मन के बारे में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिनको बोला जाता है स्काउट। तो स्काउट ने क्या बताया है? इन्होंने बताया है कि मस्तिष्क के कार्यों का एक क्रमबद्ध रीति से अध्ययन करना ही अंतर्दर्शन है। किसी भी अंतर्निरीक्षण में 3 अवस्थाएं होती हैं। देखिए भाई, स्काउट क्या बोलते हैं? मस्तिष्क के कार्यों का एक क्रमबद्ध रिवाज से, क्रमबद्ध रीति से अध्ययन करना, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? अंतर्दर्शन कहलाता है। और उन्होंने अंतर्निरीक्षण के या अंतर्दर्शन के 3 चरण या 3 अवस्थाएं बताए हैं। कैसे? देखिए, अंतर्दर्शन में क्या होता है? अंतर्निरीक्षण किया जाता है, फिर उसका विश्लेषण किया जाता है, फिर सुधार किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति सबसे पहले क्या करता है? अंतर्निरीक्षण करता है। अंतर्निरीक्षण मतलब उसके बारे में सोचेगा, समझेगा, फिर विश्लेषण करेगा कि ये जो हम लोग करेंगे वो सही होगा कि नहीं होगा, गलत तो ना होगा। उसके बारे में वो क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं, मन ही मन क्या करते हैं? उसको विश्लेषण करते हैं। फिर उनको लगता है कि हाँ, ऐसे करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो उसमें वो सुधार करते हैं। तो वो विश्लेषण करने के बाद ही उस रिजल्ट में पहुंचते हैं और वो क्या करते हैं? सुधार करते हैं। तो उसी को बोला गया है अंतर्दर्शन की कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं। पहला अंतर्निरीक्षण किया जाता है, और दूसरे में क्या किया जाता है? पहले अंतर्निरीक्षण किया जाता है, दूसरे में क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है, और तीसरे में क्या किया जाता है? उसमें सुधार किया जाता है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, ये जो आत्मनिष्ठ विधि देख रहे थे, है ना, अंतः दर्शन विधि, इसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं। तो अगर पहला गुण की हम लोग बात करें, ठीक है, पहला गुण की अगर हम लोग बात करें तो क्या है, तो यह विधि अन्य विधियों में सहायक होता है। यह जो विधि होता है वो अन्य विधियों में क्या होता है, सहायक होता है। दूसरा पॉइंट, मनोविज्ञान के ज्ञान में ये वृद्धि करता है। मनोविज्ञान के ज्ञान में ये क्या करता है, वृद्धि करता है। ठीक है, तीसरी पॉइंट है, शिक्षा मनोविज्ञान की सरल व प्राचीन विधि होती है ये। ठीक है, ये क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का एक सरल और प्राचीन विधि के अंतर्गत आता है। अगली पॉइंट है, किसी प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी प्रयोगशाला की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। तो ये इसके अंतर्दर्शन विधि का विधि के अंतर्गत आता है, ये उनका क्वालिटी है, गुण है। अगला देखते हैं, इसकी क्या सीमाएं हैं। तो पहला सीमा है, इस विधि में वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है। इस विधि में क्या होता है, वस्तुनिष्ठता का क्या होता है, अभाव होता है। सेकेंड पॉइंट, आत्मनिरीक्षण विधि में ध्यान का विभाजन हो जाता है। ठीक है, आत्मनिरीक्षण विधि में क्या हो जाता है, ध्यान का विभाजन होता है, ध्यान इधर उधर बढ़ जाता है ना। और तीसरी चीज है, असामान्य व्यक्तियों के लिए आत्मनिरीक्षण विधि अनुपयुक्त होता है। जो थोड़ा लेवल का व्यक्ति है ना, वो आत्मनिरीक्षण कर सकता है, लेकिन जो असामान्य व्यक्ति है वो आत्मनिरीक्षण नहीं कर सकता। तो आत्मनिरीक्षण विधि उनके लिए क्या होता है, उपयोगी नहीं होता है। अगली पॉइंट है, मानसिक प्रक्रियाओं का निरीक्षण करना। मानसिक प्रक्रियाओं का निरीक्षण करना इस विधि द्वारा असंभव है। ठीक है, मानसिक प्रक्रियाओं का निरीक्षण करना इस विधि द्वारा क्या है, असंभव है। अगली पॉइंट है, इस विधि द्वारा मस्तिष्क की वास्तविक दशा का ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। मस्तिष्क की वास्तविक दशा का आप पता नहीं लगा सकते हैं इस विधि द्वारा, है ना, अंतर्दर्शन विधि द्वारा। अगली पॉइंट होता है, यह अमनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, अंतर्दर्शन विधि है वो क्या है, अमनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आता है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, गाथा वर्णन विधि। अगला देख रहे हैं हम लोग क्या, गाथा वर्णन विधि। गाथा वर्णन विधि दूसरा प्रकार है ये। ठीक है, पहला देखें हम लोग अंतर्दर्शन विधि या आत्मनिरीक्षण विधि, दूसरा प्रकार है उसका गाथा वर्णन विधि। तो इस विधि द्वारा व्यक्ति पूर्व अनुभव या व्यवहार का लेखा जोखा तैयार करता है। इस विधि के द्वारा व्यक्ति क्या करता है, पूर्व अनुभव या व्यवहार का क्या करता है, लेखा जोखा तैयार करता है। तो इसकी दोष क्या है, इसकी अगर हम लोग दोष की बात करें तो पहला दोष तो यह है कि व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव व व्यवहार का ठीक ढंग से पुनः स्मरण नहीं कर पाता है। पुनः स्मरण नहीं कर पाता है। व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव व व्यवहार का ठीक ढंग से पुनः स्मरण नहीं कर पाता है। ठीक है, दूसरा इसका दोष ये है कि यह विधि आत्मगत होने के कारण विश्वसनीय नहीं है। ठीक है, यह विधि है वो आत्मगत होने के कारण विश्वसनीय नहीं है, जो गाथा वर्णन विधि है वो। ठीक है, नाम से स्पष्ट भी गाथा वर्णन विधि है ना। इसकी विशेषता की बात करें तो गाथा वर्णन विधि का उपयोग पूरक विधि के स्वरूप पूरक विधि के रूप में किया जाता है। गाथा वर्णन विधि का जो उपयोग है वो पूरक विधि के रूप में किया जाता है। अगली पॉइंट है, इस विधि को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अंतरानुभवों की संचय विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतरानुभवों की संचय विधि भी इनको कहा जाता है। ठीक है, गाथा वर्णन विधि देखिए भाई क्या बोला गया है कि इस विधि के द्वारा व्यक्ति पूर्व अनुभव या व्यवहार का लेखा जोखा क्या करता है, तैयार करता है। वही किसके अंतर्गत आता है, गाथा वर्णन विधि के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हम लोग पहला जो था उसको हम लोग खत्म किए। देखिए क्या पढ़ लिए हम लोग, मनोविज्ञान के अंतर्गत दो विधि है, आत्मनिष्ठ विधि और वस्तुनिष्ठ विधि। तो आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत दो विधि, आत्मनिरीक्षण विधि या अंतर्दर्शन विधि हम लोग पढ़ लिए और गाथा वर्णन विधि पढ़ लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग वस्तुनिष्ठ विधि को देखेंगे, इतना विधि को, है ना। ये नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड कुछ
वैकल्पिक क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये क्लास कैसा लगा आपको, ये कमेंट करके बताइए। ठीक है, और अगर अच्छा लगा होगा और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, इस प्रकार हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और हमसे जुड़िए और सीखिए। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।